तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई टाइम से कर रहे होंगे। हम हमारी सीरीज चला रहे थे नेशनल इनकम की, जिसके अंदर हमने नेशनल इनकम के मेथड पढ़ लिए थे। बेसिक चैप्टर, बेसिक जो उसके कॉन्सेप्ट थे उनको भी क्लियर कर लिया था। अब हम आज नेशनल इनकम की लास्ट वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर कुछ स्मॉल टॉपिक्स हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, एमसीक्यू के अंदर भी, और उसके बेसिक क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं 2 या 3 मार्क्स के अंदर। तो आज हम वो टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि टॉपिक्स ऐसे भी नहीं है कि इनको इग्नोर किया जाए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए आज हम हमारे जो नॉर्मल स्मॉल टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेते हैं और नेशनल इनकम के चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर डायरेक्ट कनेक्ट होने में हेल्प मिलेगी। आप इस क्यूआर कोड को किसी भी एप्लीकेशन से, चाहे फोन पे, चाहे गूगल पे, पेटीएम, या आपके फोन में कोई भी अदर लेंस स्कैनर है, उसके साथ उस यूज करके आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस क्यूआर कोड को किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं जिसको इस वीडियोस की फ्री कोचिंग की जरूरत है, जो अपने कोचिंग का एक्सपेंस बियर नहीं कर सकता है, पढ़ाई करने में समर्थ नहीं है, पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता। तो आप ऐसे किसी भी बच्चे के साथ ये शेयर करिए क्यूआर कोड को, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी के जीवन में अगर बदलाव आता है तो इससे आपका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि समाज में कुछ बदलाव आ जाए, क्योंकि जब पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्मॉल टॉपिक्स अबाउट नेशनल इनकम। चलिए हमारा टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। होता है क्या है कि जब हम नेशनल इनकम को काउंट कर रहे होते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, किसी भी फॉर्मूले के हेडिंग भी दे रखी होती हैं और सब हेडिंग भी दे रखी होती है। तो जब उसका हेड दे रखा हो तो हमें सब हेड को काउंट नहीं करना होता। लेकिन क्या होता है, बच्चे कई बार क्या करते हैं, हेड और सब हेड दोनों को काउंट कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमें ऑपरेटिंग सरप्लस लेना है किसके अंदर, इनकम मेथड में, तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आपका क्या होगा, इंटरेस्ट आता है, ठीक है, रेंट आ जाता है, प्रॉफिट आता है। अब प्रॉफिट भी आ रहा है वहां, और उसके साथ प्रॉफिट के साथ में डिविडेंड भी दे रहा है। होता है क्या कि आपको प्रॉफिट अगर दे रखा है हेडिंग, और सब हेडिंग डिविडेंड दे रखी है, तो आपको प्रॉफिट को लेना है, डिविडेंड यानी कि सब हेडिंग को इंक्लूड नहीं करना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, प्रॉफिट और डिविडेंड जो उसका सब हेडिंग है उसको भी ले लेते हैं, जबकि प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी डिविडेंड इंक्लूड है। तो ये डबल काउंटिंग से आपको बचना है। देखिए डबल काउंटिंग की डेफिनेशन के थ्रू समझिए। काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी मोर देन वंस वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। कि जब भी आप नेशनल इनकम को काउंट कर रहे हैं और अगर कोई भी एलिमेंट जिसको आपने एक से ज्यादा टाइम काउंट कर लिया तो उसको क्या बोलते हैं, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। इट लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इससे क्या होता है कि जो हमारी नेशनल इनकम है, एक्चुअल नेशनल इनकम है, उससे ज्यादा दिखाती है, ओवर लीड दिखाती है। इट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कि जब हमारी नेशनल इनकम एक्चुअल नेशनल इनकम से ज्यादा दिखाती है तो ये किस वजह से होती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग वजह से। हो सकता है कि कोई एलिमेंट 2 बार काउंट हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए टॉपिक, जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी और वेलफेयर में क्या डिफरेंस है। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेफिनेशन से समझो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एक पूरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है उनका जो प्रोडक्शन का जो सम है वो क्या है, आपका जीडीपी है। वहीं वेलफेयर क्या होता है, वेलफेयर होता है जो हम हमारे नेशन के जो सिटीजन है उनके लिए कोई भी ऐसा काम करे जिससे उनकी डेवलपमेंट हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, वेलफेयर होता है। तो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन के थ्रू आप समझो क्या है। इन जनरल रियल जीडीपी एंड वेलफेयर आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। बोल रहा है अगर जनरली देखा जाए तो रियल जीडीपी और वेलफेयर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। रियल जीडीपी मतलब एक्चुअल में जीडीपी, जो फेक जीडीपी है या नॉमिनल जीडीपी, अलग अलग तरीके की जीडीपी होती है, आगे हम पढ़ेंगे। तो जो रियल जीडीपी, एक्चुअल में जो जीडीपी है वो किससे रिलेटेड होती है, वेलफेयर से होती है। क्योंकि अगर सोसाइटी का वेलफेयर नहीं हो रहा तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है, फिर वो फेक डेवलपमेंट होगी अगर उसका वेलफेयर नहीं हो रहा है। A higher GDP implies that more production of goods and सर्विस। जितनी ज्यादा जीडीपी होगी इसका मतलब उतनी ही ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उतनी ज्यादा सर्विस प्रोड्यूस की जा रही है। इट मीन्स मोर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
और जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगा इसका मतलब उतने ज्यादा गुड्स अवेलेबल होंगे, उतनी ज्यादा सर्विस अवेलेबल होंगी। बट मोर गुड्स एंड सर्विस मे नॉट नेसेसरीली इंडिकेट दैट द पीपल वर बेटर ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन अगर प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है, उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है। जरूरी थोड़ी ना कि ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो जिससे लोगों की लाइफ स्टाइल में इंप्रूवमेंट आ रहा हो सकता है कि वेपन्स बनाए जा रहे हो जिससे प्रोडक्शन यूनिट तो चल रही है और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन उससे क्या लोगों की लाइफ साइकिल में इंप्रूवमेंट आएगा? नहीं आएगा। और हो सकता है कि तंबाकू प्रोडक्ट बन रहे हो, तंबाकू प्रोडक्ट से लोगों की लाइफ स्टाइल में डेवलपमेंट होगी? नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स, अ हायर जीडीपी मे नॉट नेसेसरली मीन हायर वेलफेयर ऑफ द पीपल। कि अगर जीडीपी ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का वेलफेयर भी ज्यादा हो, क्योंकि वेलफेयर होता है लोगों की एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रियल जीडीपी क्या है? व्हाट इज रियल जीडीपी? When the goods and service are produced by all producing unit in the domestic territory of a country during an accounting year and valued at the base year's price or constant price is called real GDP। अब बोला कि एक पूरे लेखा वर्ष में, यानी कि पूरे अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो एक पूरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है उनसे जो भी प्रोडक्शन हुआ है ना, goods and service are produced by all producing unit in domestic territory and valued at base year's price और constant, और उनके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि पिछले साल उन कमोडिटी का जो प्राइस था इस साल भी वही प्राइस है, तो इसको बोलेंगे रियल जीडीपी। यानी कि कोई चेंज नहीं आया, इन्फ्लेशन नहीं आया, महंगा नहीं आई। या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी बेस ईयर का जो प्राइस है उसी प्राइस पे ही जितना भी प्रोडक्शन हुआ इस साल उसको अगर एड अप कर दें तो उसको बोलेंगे रियल जीडीपी। इट चेंजेस ओनली बाय चेंज इन फिजिकल आउटपुट, नॉट चेंज इन प्राइस लेवल। अब बोला कि अगर रियल जीडीपी में चेंज आएगा तो वो सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ने से आएगा, प्राइस बढ़ने से नहीं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर हमारे 100 यूनिट प्रोड्यूस हुई थी और प्राइस था 2, तो इसका मतलब टोटल जीडीपी हमारी कितनी हुई? 200। अब बोल रहे हैं इस ईयर हमारी जो प्राइस है उसमें चेंज नहीं आया, क्योंकि रियल जीडीपी प्राइस में चेंज नहीं करना है, बस हमारी यूनिट बढ़ गई है। अब यूनिट कितनी हो गई? प्रोडक्ट यूनिट 120, तो अब इसको इंटू करोगे कितना आएगा? 240। ठीक है, तो जीडीपी बढ़ेगी, रियल जीडीपी ही रहेगी अगर उसके प्राइस में चेंज नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे बोल रहा है इट इज कॉल्ड अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बोला जो रियल जीडीपी होती है ना, रियल जीडीपी क्या होता है? एक ट्रू इंडिकेटर होता है किसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कि हाँ एक्चुअल में डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद देखते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या है। व्हेन द गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एंड वैल्यूड एट द करंट ईयर्स प्राइस और करंट प्राइजेस is called nominal GDP or GDP at current price. It is influenced change in both physical output and price level. It is not considered to a true indicator of economic development. तो ये रियल जीडीपी का थोड़ा सा अपोजिट ही समझो। रियल जीडीपी में क्या होता है कि गुड्स और सर्विस से पूरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर इतने प्रोड्यूस किए गए हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। इसमें भी सेम वही है कि पूरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ चेंज क्या है कि हमारा जो रियल जीडीपी था उसमें बेस ईयर ही प्राइस रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी में चेंज आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्वांटिटी में भी चेंज आएगा और प्राइस में भी चेंज आएगा, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। इसलिए ही कहते हैं कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो एक ट्रू इंडिकेटर नहीं होता किसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्योंकि वो एक्चुअल चीजें नहीं बता रहा है। आपकी जीडीपी बढ़ रही है, किस लिए बढ़ रही है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब वहाँ डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रही, आपकी जीडीपी तो बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 100 यूनिट थी, 2 रुपये प्राइस पे, आपकी जीडीपी कितनी हुई? 200। अब हो क्या रहा है, आपकी यूनिट नहीं बढ़ी, आपने प्राइस इतना कर दिया, तो जीडीपी तो फिर भी बढ़ गई। तो ये क्या डेवलपमेंट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। प्रोडक्शन यूनिट तो उतनी, आप महंगाई बढ़ाते जा रहे हो, तो टोटल बढ़ने से थोड़ा ना होगा, एक्चुअल में इसका मतलब आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? ट्रू इंडिकेटर नहीं होता किसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और जो रियल जीडीपी होती है वो क्या होता है? ट्रू इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब फॉर्मूला सीखना है आपको, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है जिसमें प्राइस बढ़े हुए होते हैं, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करें रियल जीडीपी में, कैसे एक्चुअल में पता लगे हमें कि डेवलपमेंट है या नहीं है। तो उसका फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी निकालने का, नॉमिनल जीडीपी को हम डिवाइड कर देते हैं प्राइस इंडेक्स से, कि हमने जो हमारे प्रोडक्शन बढ़ गया है या प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ी हुई है, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, प्राइस इंडेक्स से। क्योंकि हम अगर प्राइस से ही डिवाइड कर दें तो बचेगा क्या, हमें एक्चुअल में पता लगेगा कि कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसका परसेंटेज आ जाए। क्योंकि हम कोई भी डाटा कर निकालते हैं मैक्रो में तो परसेंटेज में निकालते जाता है, क्योंकि ऑल ओवर निकाला जाता है इसलिए। और प्राइस इंडेक्स क्या होता है, प्राइस इंडेक्स प्लेज द रोल ऑफ डिफ्लेटर या डिफ्लेटिंग करंट प्राइस। ये डिफ्लेटिंग का मतलब यहाँ पे आप चेंज से ले सकते हैं, अगर नॉर्मल समझा चाहें तो। आपका जो प्राइस इंडेक्स होता है प्लेस करता है रोल किसका, चेंज ऑफ करंट प्राइस, करंट प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं उसका। जैसे एस्टिमेट इनटू कांस्टेंट प्राइस एस्टिमेट्स, इन दिस वे इट मे बी कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर, कि जो ये बताता है कि प्राइस चेंज हो रहा है, कौन प्राइस इंडेक्स कितना चेंजेस आ रहे हैं, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, तो ये कहलाता क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है रियल जीडीपी निकालने का, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये आपको उसमें आ सकता है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट देखो, वेलफेयर क्या है, बताना लोगों की एक्चुअल डेवलपमेंट होना। एक्चुअल डेवलपमेंट कैसे होती है, जरूर है कि उन्होंने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो तो ये डेवलपमेंट होती है। एनवायरमेंटल डेवलपमेंट भी लोगों के लिए वेलफेयर के लिए ही होती है। देखो, मीन्स material well-being of the people, it depends on many economic factor like national income। अब बोला कि वेलफेयर का मतलब हो गया क्योंकि मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट जितनी हो रही हो ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके अंदर नेशनल इनकम आ गया, कंजम्पशन लेवल आ गया, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, एंड नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक तो हो गई इसके मटेरियल आ गई, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर भी होते हैं डेवलपमेंट के। जैसे कि इन्वायरमेंट में अगर अच्छा है, जैसे पॉल्यूशन नहीं है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा, कि जो सिटीजन्स हैं वो लॉ और ऑर्डर को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस कंट्री में लोग पीसफुली रहेंगे। तो एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, एक होगी नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब दोनों मिलते हैं उससे कहा जाता है वेलफेयर। क्या कहा जाता है, वेलफेयर। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किससे आएगी, गुड्स एंड सर्विसेज से। तो लोगों को जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स और सर्विस रिसीव हो रहे होंगे, इसका मतलब उनकी जो लाइफ है उसका स्टेटस बढ़ रहा होगा, और जितना है उनके आसपास की एनवायरनमेंट इंप्रूव हो रहा होगा उससे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनका इंटरनली और आउटरनली वो खुश रहेंगे, और उनकी कंट्री में क्या होगी, पीसफुल बना रहेगी उनकी कंट्री के अंदर कंडीशन, जिससे क्या होगा, हम बोलेंगे कि सोशल वेलफेयर वर्क कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, द वेलफेयर विच डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक फैक्टर। जो वेलफेयर इकोनॉमिक फैक्टर पर डिपेंड होता है, जैसे गुड्स और सर्विस पे डिपेंड होता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर। और जो फैक्टर आपका नॉन इकोनॉमिक फैक्टर पे डेवलप होता है, डिपेंड होता है, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, पोल्यूशन हो गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर, जब इकोनॉमिक वेलफेयर और नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर मिलता है तो उनको बोलते हैं, दोनों को मिलाकर सोशल वेलफेयर। क्योंकि लोगों को दो ही तरीके की सुविधाएं चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए और एक नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड होगी मनी, प्रोडक्ट, सर्विसेज, और नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई ब्रीथिंग, ऑक्सीजन, अच्छा एनवायरनमेंट, ठीक है, आसपास उनके खुशहाली, ये सब चाहिए। नेक्स्ट देखिए कि लिमिटेशन इन टेकिंग जीडीपी एज ए वेलफेयर मेजर्स आर एज फॉलो, कि अगर हम जीडीपी को एक किसका मेजर ले ले, वेलफेयर का, तो यहाँ पे लिमिटेशंस क्या क्या जाती हैं। पहली लिमिटेशन आती है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, ये कुछ ऐसी एक्टिविटी है कि जिसमें लोगों को फायदा भी हो रहा था और नुकसान भी हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन ये उसके अंदर काउंट नहीं हो पाते, किसके अंदर, जीडीपी के अंदर, क्योंकि ये एक मॉनेटरी टर्म नहीं है। कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जो मॉनेटरी टर्म में काउंट नहीं हो पाती, लेकिन इससे लोगों की लाइफ स्टाइल जो उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देखो एक्सटर्नलिटीज क्या है, एक्सटर्नलिटीज रेफर टू बेनिफिट्स और हार्म्स ऑफ एन एक्टिविटी काउज्ड बाय फर्म और एन इंडिविजुअल। बोला है एक्सटर्नलिटीज ऐसी एक्टिविटी हैं जो किसके द्वारा होती हैं, फर्म के द्वारा होती हैं, वो बेनिफिट भी दे सकती हैं और हार्म भी दे सकती हैं, लेकिन ये एक्टिविटी कौन करती है, या तो कोई फर्म करती है या कोई इंडिविजुअल करता है, फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज। और ऐसी एक्टिविटी करने के लिए ना तो वो पे कर रहे हैं और ना ही उनको पेनलाइज किया, ना ही उन पर पेनल्टी लगाई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब बोला है ऐसी एक्सटर्नलिटीज एक्टिविटी क्या होती है, देखो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन काउज्ड बाय इंडस्ट्रियल प्लांट, जैसे कि इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री लगी है, उसने अपना वेस्ट क्या है
एनवायरनमेंट में खुला ही छोड़ दिया तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा। अब एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है तो वहां पे रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचेगा, उनकी हेल्थ कंडीशन खराब होगी। लेकिन ये जीडीपी में काउंट हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। इज अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, बोला कि नुकसान होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। और बिल्डिंग फ्लाईओवर इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। और अगर किसी कंट्री में फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं तो लोग उनका जो टाइम ट्रैवलिंग का वो कम होगा, अपना काम ज्यादा कर पाएंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा कि ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो फायदा भी पहुंचाती है नुकसान भी पहुंचाती है, लेकिन उसके लिए ना ही पे किया जाता है ना ही पेनलाइज किया जाता है। तो ऐसी एक्टिविटी क्या कहलाती है, एक्सटर्नलिटीज एक्टिविटी। नेक्स्ट देखो, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी क्या है। कंपोजिशन का मतलब हुआ, किसी भी चीज की कंपोजिशन का मतलब होता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, जैसे कोई हमने डिश बनाई तो उसके इंग्रेडिएंट क्या है, तो उस डिश के कंपोजिशन या इंग्रेडिएंट एक ही बात हुई। तो कंपोजिशन क्या होता है, जीडीपी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। जीडीपी के अंदर हम क्या करते हैं, जीडीपी डज नॉट एग्जिबिट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट इफ द इंक्रीज इन जीडीपी इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वॉर इक्विपमेंट्स एंड एम्यूनिट। अब बोला जीडीपी स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो अगर जीडीपी बढ़ रही है, सिर्फ जीडीपी का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ना, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो बढ़ता ही रहेगा। लेकिन ऐसा जरूर थोड़ा ना कि एक्चुअल में डेवलपमेंट भी हो रही है, क्योंकि अगर हम वॉर इक्विपमेंट को ही बनाते जा रहे हैं, प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो जीडीपी तो बढ़ेगी क्योंकि वो एक प्रोडक्ट है, सेल हो ही रहे होंगे। लेकिन हमारे जो सिटीजन्स हैं वहां उन लोगों का वेलफेयर नहीं होगा उससे, है ना। देन सच एन इंक्रीज कैन नॉट इम्प्रूव वेलफेयर इकोनॉमी। और ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा कंपोजिशन जिसके अंदर लोगों की जो बेसिक चीजें वो नहीं बन रही, लेकिन और कोई आइटम बन रहा है जिससे कि जीडीपी तो बढ़ रही है, तो इसका मतलब लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा है। तो ऐसा कंपोजिशन भी हो सकता है कि हम वॉर आइटम भी बना रहे हो, साथ में नेसेसरी आइटम भी बना रहे हो, तो ये कंपोजिशन हो गई जीडीपी की। इससे क्या होगा, लोगों का वेलफेयर भी बढ़ेगा और जीडीपी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर सिर्फ आप वॉर इक्विपमेंट नहीं बना रहे तो जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा रहा है। जीडीपी के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट ही तो होते हैं, इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अगर जीडीपी को अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो इससे क्या होगा, जीडीपी तो बढ़ेगी श्योर, क्योंकि प्रोडक्ट सेल तो हो रहा है, बट डज नॉट इंक्रीज वेलफेयर। लेकिन लोगों के लाइफ स्टाइल में या लोगों के डेवलपमेंट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आएगा। इट इंक्रीज इनकम ऑफ रिच पीपल ओनली, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ रही है सिर्फ और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जैसे कि प्रोडक्शन बट किया गया, मान लो कार, हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ कार प्रोड्यूस की गई है सिर्फ, तो कार तो रिच लोग ही खरीद सकते हैं सिर्फ, और पुअर लोग खरीद नहीं सकते। तो ये क्या होगा, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, जिससे क्या होगा, रिच लोग रिच होते चले जाएंगे। उसके बाद देखो लास्ट आपका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जहाँ पे पैसा बीच में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होगा, कमोडिटी के एक्सचेंज में कोई कमोडिटी होगी, कोई सर्विस होगी, ऐसी चीजें होंगी। ये क्या है, ये आपका लिमिटेशन है, हमें लिमिटेशन पढ़ रहे हैं जब हम जीडीपी को एक इंडिकेटर लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं किसका, डेवलपमेंट का, तो ये लिमिटेशंस आते हैं क्योंकि जीडीपी के अंदर सिर्फ वही चीजें काउंट होती हैं जो मॉनेटरी में कन्वर्ट हो सकती हैं। अब ऐसी भी तो कुछ एक्टिविटी होती है जो मॉनेटरी में कन्वर्ट नहीं होती। यहाँ पे देखो मैनी एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी आर नॉट इवेल्युएटेड इन मॉनेटरी टर्म। बहुत सारी एक्टिविटी होती है इकोनॉमी के अंदर जो मॉनेटरी टर्म में इवेल्युएट नहीं होती। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। और बोल रहा है कि वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं भी पाते क्योंकि उनका डाटा अवेलेबल नहीं होता। However, such activities influence the economic welfare of people of the economy। और बोल रहा है कि जिसकी वजह से लोगों की ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिसकी वजह से लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड और वेलफेयर तो बढ़ता है। और इसका एग्जांपल लेके चले कि किसी कंपनी में अगर कोई काम कर रहा है तो अगर उनके मेंटल हेल्थ के लिए कोई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं तो उनकी कोई वैल्यू थोड़ा ना काउंट हो रही है, लेकिन उनके मेंटल हेल्थ सुधर रही है जिसके लोगों का वेलफेयर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फाइनली it can be concluded that GDP may not be taken as a satisfactory measure of economic welfare due to above mentioned limitation, yet it does reflect some index of economic welfare। बोला कि इतने सारे लिमिटेशन पढ़ने के बाद हमें ये पता लग गया कि जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको जीडीपी के थ्रू अगर मेजर किया है तो एक्चुअल में डेवलपमेंट को पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ जीडीपी से शो नहीं होती, वेलफेयर से भी होती है। और जीडीपी जो है वेलफेयर को मेजर नहीं कर पाता, बहुत सारे लिमिटेशंस है वेलफेयर को मेजर करने के। नेक्स्ट देखो प्रिकॉशंस रखने आपको।
जब भी आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें तो कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं। तो यहाँ पे हमने मेथड वाइज प्रिकॉशंस दे रखे हैं कि वैल्यू एडेड मेथड में आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। पहला, अवॉइड डबल काउंटिंग। अवॉइड डबल काउंटिंग तो हर किसी में अवॉइड करनी है आपको, ठीक है। जैसे कि हम इसमें क्या करते हैं, आउटपुट ले लेते हैं, तो फिर इंटरमीडिएट को नहीं इंक्लूड करना था, क्योंकि आउटपुट के अंदर ही इंटरमीडिएट की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड होती है। डू नॉट इंक्लूड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स की सेल को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि जो पहले सेल हो चुका उसकी वैल्यू पहले नेशनल इनकम में काउंट हो गई थी, अब वो दोबारा सेल होगा तो वो डबल काउंट हो जाएगा, तो इसलिए सेकंड हैंड सेल नहीं लेनी। सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट मस्ट बी इंक्लूडेड। और सेल्फ कंज्यूम हो सकता है ना, एक कंपनी वाला प्रोडक्शन कर रहा है कुछ, उसने अपने प्रोडक्ट को खुद कंज्यूम कर लिया, तो उसको इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो खुद कंज्यूम नहीं करता तो उसको सेल करता, उसके कुछ तो वैल्यू होती, तो इसलिए उसको इंक्लूड करना जरूरी है। इनकम मेथड के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, इनकम मेथड में आपको अवॉइड ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम जो होती है, वन साइड इनकम जो होती है, जैसे आपका वो हो गया डोनेशन वगैरह हो गया, तो इन सबको क्या करना है, स्कॉलरशिप हो गई, ये वन साइड इनकम होती है, इनको अवॉइड करना है, इनको इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। ये किसी की इनकम नहीं होती, स्कॉलरशिप किसी की इनकम नहीं होती है, और डोनेशन भी इनकम नहीं होता है। अवॉइड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को अवॉइड करना है आपको, इनकम नहीं होती है आपके। आपने कहीं क्या कर रखा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है, लगा रखा है, उससे गेन आ रहा, तो वो नहीं करना, वो आपकी इनकम होनी चाहिए। इंक्लूड इनकम फ्रॉम सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट। सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट से इनकम जो आनी थी उनको इंक्लूड करना है। उनको ऐसा ना हो कि आप खुद बना रहे तो उनको इंक्लूड ही नहीं कर रहे, आप उसको यूज करते तो इनकम तो होती है कुछ। इंक्लूड फ्री सर्विसेज प्रोवाइड बाय द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट। और जो प्रोडक्शन यूनिट का ओनर है वो अगर फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है तो उसकी भी जो आपका इनकम होगी उसको काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या आपको ध्यान रखना है, प्रिकॉशन। पहला, अवॉइड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को नहीं लेना, क्योंकि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ऑलरेडी फाइनल एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूडेड होता है, तो इंटरमीडिएट को नहीं लेना। डू नॉट इंक्लूड लिखना है, डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स एंड फाइनेंशियल एसेट। और सेकंड हैंड वालों को सेकंड हैंड तो कहीं नहीं लेना है, क्योंकि जो फर्स्ट हैंड थे जब वो, तब उनकी कॉस्ट वगैरह ऑलरेडी काउंट हो चुकी थी, अब दोबारा उनको करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो सेकंड हैंड वालों को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना। इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ यूज ऑफ ओन प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट्स। और जो तुम्हारा खुद सेल्फ कंज्यूम कर रहे थे उनका खर्चा इंक्लूड करना है, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे होते तो किसी और कोई और करता तो उस पर एक्सपेंस आता ही आता। अवॉइड ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। और ट्रांसफर एक्सपेंडिचर को अवॉइड करना है, जो वन साइडेड एक्सपेंडिचर होते हैं उनको भी अवॉइड करना है, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई भी डाउट है इस चैप्टर से या आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर नेशनल इनकम की सारी वीडियोस को शुरू से देख सकते हैं। और आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर www.muft.shiksha पर जाकर आस्क माय क्वेश्चन कॉलम के अंदर जाकर आपके डाउट पूछ सकते हैं। आपके डाउट का जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको डाउट आते ही होंगे, क्योंकि जो बच्चा पढ़ाई करता है उसको डाउट आते हैं। तो आप क्या करिए, इफ़ यू हैव एनी डाउट, टेक अ पेन एंड पेपर, राइट डाउन ऑल द डाउट on a paper and go to our website and ask my question column and ask your doubt there and get reward coins. And we are providing 100% free education to all our students. We are not charging any single penny from the students, and we are trying to provide 100 plus subjects on our channel. And a very thank to all of you. We are now crossed 2000 subscribers and we are going to be a very big family soon. And we are not only teaching you on our channel, we are providing preparation with our lessons. So don't take any type of tension, don't be pressurized by any kind of situations or any kind of thinking or any kind of pressure from your parents and all, because we are here with all of you. We will do practice, we will do preparation for your exam. So don't take any tension, don't take any pressure. I am your educator Rinku Shakya is here with all of you till the exam, after the exam and in the next new session. So जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कहेंगे सर आपको तो हिंदी इतनी इंग्लिश आती थी, हिंदी पे आ गए। कुछ स्लोगन या कुछ बातें हिंदी में ही फील आती है कि क्योंकि हम हमारी जो मदर टंग है उसमें कनेक्ट कर पाते हैं। तो आज का आपका चैप्टर यहीं ख़त्म हो पाया। आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
फिर मिलते हैं नई वीडियो में आपके साथ। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चारों तरफ खुशियाँ फैलाते रहिए और खुद को मौसम से बचा के रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्य।